ऑल एमपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु एवं ऋतुएं। इसका पार्ट 2। अभी तक देखे थे हमने 25 प्रश्न। इस पार्ट में देखेंगे हम 26 प्रश्न से लेके लगभग 58 क्वेश्चन तक, जिसमें पूरा टॉपिक कवर किया गया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न 26 नंबर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। देखते हैं इसको डिटेल से। मध्य प्रदेश में वर्षा। मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम होती है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इस प्रश्न को। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पहले भी जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा। मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा ऋतु के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर कम होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 27। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 28। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश के भिंड एवं गोहद में न्यूनतम वर्षा होती है। इसको डिटेल से देखेंगे। मध्य प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम वर्षा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी होशंगाबाद जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट है। औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला भिंड है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी होशंगाबाद जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला बालाघाट है और मध्य प्रदेश में न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला भिंड है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 29। मध्य प्रदेश के वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, 100 से 125 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो पहले एमपी फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2010 में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 30। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर है बी, मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वैसे दो प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है, एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी, दूसरी महाद्वीपीय जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु से मध्य प्रदेश से कर्क रेखा के गुजरने के कारण उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भू आविष्ट राज्य होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 31। मध्य प्रदेश में जंतर मंतर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी, जंतर मंतर वेधशाला। वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराज सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में किया था, जब वे दिल्ली के राजा
मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे, तब इस वेधशाला का निर्माण किया गया था। एक बार फिर से देखते हैं। वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराज सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में किया था, जब वे दिल्ली के राजा मोहम्मद शाह के शासनकाल में मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जैन में थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था। अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में द्वितीय गर्मी सितंबर से अक्टूबर माह को कहा जाता है। सितंबर अक्टूबर माह में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है ए, सितंबर अक्टूबर माह को। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 34। मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए, एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के समीप स्थित है। तो एस चंद्रशेखर वेधशाला इंदौर में राजा रमन्ना लेजर अनुसंधान केंद्र के समीप स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 35। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रश्न का उत्तर है डी, 11। यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एमपीपीएससी भर्ती परीक्षा 2021 और पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 एवं जेल बरेली भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। हर एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और जिनके पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। देखते हैं। मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र यह 11 भागों में विभाजित है। देखते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। इसके बाद मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, गिरिड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निमाड़ मैदान, झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र। तो यह 11 क्षेत्र हैं जहाँ मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, गिरिड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा पठार, मालवा पठार, निमाड़ मैदान और झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र आदि क्षेत्रों को मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्वालियर और शिवपुरी किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ग्वालियर और शिवपुरी यह ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ग्रिड क्षेत्र ग्वालियर शिवपुरी जिले कृषि जलवायु क्षेत्र के ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो प्रश्न का उत्तर है ए, ग्रिड क्षेत्र। देखते हैं अगला प्रश्न। बालाघाट जिला किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? तो बालाघाट जिला यह छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत शामिल है। छत्तीसगढ़ मैदान, बालाघाट जिला कृषि जलवायु क्षेत्र के छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न का उत्तर है डी, छत्तीसगढ़ मैदान। मालवा क्षेत्र के विकसित होने के क्या कारण हैं? तो मालवा क्षेत्र के विकसित होने के कारणों में मुख्य कारण है जलवायु। मालवा क्षेत्र के विकसित होने में वहाँ की सम जलवायु का अहम योगदान है। प्रश्न का उत्तर है ए, जलवायु। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 39। मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश ऋतु वेधशाला यह इंदौर में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल है? तो मध्य प्रदेश में सूखाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड से शामिल है। भारत के प्रमुख सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल है। प्रश्न का उत्तर है बी, बुंदेलखंड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में चौमासा किस ऋतु को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में चौमासा मुख्य रूप से वर्षा ऋतु को कहा जाता है। वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चौमासा के नाम से जाना जाता है। कन्फ्यूजन पॉइंट देखते हैं। चौमासा पत्रिका ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकता एवं अन्य संस्कृति रूपों पर केंद्रित चौमासिका पत्रिका है। चौमासा का प्रकाशन आदिवासी लोक कला, बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 1983 से निरंतर किया जा रहा है। चौमासा एक पत्रिका भी है
और चौमासा ऋतु भी है। तो चौमासा पत्रिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकता एवं अन्य संस्कृति रूपों पर केंद्रित चौमासिका पत्रिका है। चौमासा का प्रकाशन आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 1983 से निरंतर किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 42। निम्न कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। मालवा पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी, ये सभी सही है। तो ये सभी पॉइंट बिल्कुल सही हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश मौसम संबंधित तथ्य। मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। पहला पॉइंट सही है। राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। मालवा पठार में समशीतोष्ण आदर्श जलवायु पाई जाती है, ये भी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में मुख्य रूप से कर्क रेखा उत्तरदायी है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कर्क रेखा प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 44। सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में तापमान में कमी होगी। मध्य प्रदेश में सूर्य की स्थिति के अनुसार तापमान, सूर्य के दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश में तापमान में कमी होती है, जबकि सूर्य के उत्तरायण होने में तापमान में वृद्धि होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता है। बघेलखंड पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। प्रश्न का उत्तर है सी, 1, 2 एवं 3 तीनों सही हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश में जलवायु संबंधित तथ्य। वर्षा का वितरण मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता है। बघेलखंड पठार में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 46। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है। नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में बेतवा नदी का आबवा तंत्र विद्यमान है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसूनों से होती है। तो प्रश्न का उत्तर है ए, मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से अधिक होती है। देखते हैं आंकड़े। मध्य भारत पठार में औसत वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा से कम होती है। नर्मदा घाटी में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है। पूर्व से पश्चिम की तरफ कम होती है। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में बेतवा नदी का अपवाय तंत्र विद्यमान है। विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा दोनों मानसूनों से होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 47। शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में विक्षोभ होने से, पश्चिमी क्षेत्रों में विक्षोभ होने से वाली वर्षा किस तरह की फसल के लिए लाभदायक होती है? विक्षोभ होने वाली वर्षा किस तरह की फसल के लिए लाभदायक होती है? तो यह मुख्य रूप से रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। देखते हैं मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में होने वाली हल्की वर्षा को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह वर्षा रबी की फसल जैसे गेहूँ, सरसों, चना आदि के लिए लाभदायक होती है। तो प्रश्न का उत्तर है सी, रबी की फसल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। तो वर्षा की परिवर्तनीयता क्या कहलाती है?
औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। वर्षा की परिवर्तनीयता औसत वर्षा से कम या अधिक वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। इसको प्रतिशत में मापा जाता है। मध्य प्रदेश में दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम जाने पर वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 49। मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? तो मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों के लिए लाभदायक है। इस प्रश्न का उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में शीतकालीन मानसून मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में हल्की बारिश का होना शीतकालीन मानसून कहलाता है। नवंबर दिसंबर में होने वाली हल्की बारिश को हम शीतकालीन मानसून कहते हैं। यह मानसून गेहूं, चना, सरसों और मटर आदि रबी की फसलों के लिए लाभदायक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून कौन सी फसल के लिए लाभदायक होता है? तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून मुख्य रूप से चावल और सोयाबीन के लिए लाभदायक होता है। इस प्रश्न का उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून मध्य प्रदेश में जून जुलाई में बारिश का होना ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है। जून एवं जुलाई में होने वाली वर्षा को हम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। यह मानसून चावल, सोयाबीन, मक्का आदि खरीफ की फसलों के लिए लाभदायक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 51। जनवरी माह में कौन सी समपात रेखा मध्य प्रदेश को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है? तो यह है 21.1 डिग्री सेल्सियस। यह मध्य प्रदेश को दो भागों में बांट देती है समपात रेखा। देखते हैं, यह प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो MPPSC भर्ती परीक्षा आयुर्वेद मेडिकल भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। प्रश्न का उत्तर है डी, 21.1 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्मल लाइन समताप रेखा। शीत ऋतु में 21 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा राज्य को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। इस प्रश्न का उत्तर है डी, पचमढ़ी। प्रश्न क्रमांक 53। कॉपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का भाग है? तो कॉपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र मुख्य रूप से CWG क्षेत्र का भाग है, जलवायु प्रदेश का भाग है। जानेंगे इसके बारे में हम। प्रश्न का उत्तर है सी, CWG। कॉपेन ने मध्य प्रदेश के जलवायु को 3 भागों में बांटा है जो मुख्य रूप से हैं वर्गीकरण, जलवायु कोड और क्षेत्र। आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु, इस जलवायु का कोड है CWG। इसके अंतर्गत जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी और रीवा मुख्य रूप से 5 जिले जो हैं जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली, कटनी और रीवा आदि CWG के अंतर्गत आते हैं, जिसे आर्द्र उष्ण भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत हैं। इसके बाद उष्ण कटिबंध सवाना जलवायु, इसके अंदर इसका कोड है AW। इसके अंतर्गत इंदौर, भोपाल, देवास, रतलाम और उज्जैन 5 जिले इसके अंतर्गत भी आते हैं AW। इसमें उष्ण कटिबंध सवाना जलवायु क्षेत्र। इसके बाद आर्द्र उष्ण शुष्क जलवायु BSHW। इसके अंतर्गत बुरहानपुर, भिंड, मुरैना और खरगोन 4 जिले लगभग इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वर्गीकरण में। देखते हैं अगला प्रश्न। कॉपेन के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र CWG जलवायु प्रदेश का है। यह भी हमने जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 54। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि है। तो मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि 10 अक्टूबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की आगमन तिथि 15 जून है और दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति तिथि 10 अक्टूबर है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो MPPSC स्टेट फॉरेस्ट मेंस एग्ज़ाम 2020 में पूछा जा चुका है। ऑल MP चैनल पे हर एक प्रश्न आपको वो मिलेगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है MP के एग्ज़ाम की दृष्टि से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है? तो ए एवं डी इस प्रश्न का उत्तर है। 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा और 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा यह दोनों ही कर्क रेखा के समांतर हैं। देखते हैं डिटेल से। समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। मध्य प्रदेश में 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है। आयोग ने फाइन आंसर की में इसका उत्तर विकल्प ए और डी दोनों को माना है, तो हम भी ए और डी दोनों को मानेंगे। 20 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा और 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा दोनों ही मध्य प्रदेश में समताप रेखा कर्क रेखा की समांतर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 56। कुछ क्षेत्र में नर्मदा घाटी में कम वर्षा का प्रमुख कारण है। तो नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण है बी सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण। सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होने के कारण नर्मदा घाटी में कम वर्षा का मुख्य कारण सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया में होना है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 57। मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा होती है? मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। मध्य प्रदेश में अगस्त माह में होने वाली वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में शामिल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 58। मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है। तो सबसे प्रमुख भौगोलिक कारक है बी कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कर्क रेखा है, भू आवेशित क्षेत्र है, समुद्र से दूरी, पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी एवं पठार आदि कारक हैं जो मध्य प्रदेश में औसत तापमान को प्रभावित करते हैं। यह प्रमुख भौगोलिक कारक हैं। भौगोलिक कारकों में मुख्य 6 कारकों को गिना जाता है जो अभी हमने देखा। कर्क रेखा, भू आवेशित क्षेत्र, समुद्र से दूरी, पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी एवं पठार। तो इस प्रश्न का उत्तर है बी कर्क रेखा का मध्य प्रदेश के बीच से गुजरना। यह प्रमुख भौगोलिक कारक है। इसके अलावा और भी कारक हैं जो हमने जाने। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया लगभग 58 क्वेश्चनों में। तो पहला पार्ट आपने देखा होगा, उसका अगला पार्ट है। इसमें 58 क्वेश्चन तक थे। ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का